सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में पाकिस्तान को नहायत ही शानदार कामयाबियां मिली हैं, जहां हमने देखा दुनिया भर के बड़े ममालिक से डेलीगेशंस आए। न सिर्फ डेलीगेशंस आए, कई MOUs भी पाकिस्तान ने साइन किए। अमेरिकन कंपनीज ने, अमेरिका के वफ्द ने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। सऊदी डेलीगेशन ने बहुत ज़्यादा संजीदगी इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में दिखाई है। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका और कई ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ अब कई MOUs साइन हो चुके हैं। और जैसे जैसे ये MOUs अपनी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे हम नई एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएंगे। और जो लोकल लेवल पर इस वक्त लो स्केल पर काम हो रहा है, वो उम्मीद है कि आगे जाकर हम हाई स्केल में शिफ्ट कर सकेंगे। लेकिन अब जो टेक्निकल एक्सपर्टीज इस वक्त पाकिस्तान को दरकार है, उस सिलसिले में भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और डेनमार्क की मारूफ कंपनी FL स्मिथ ने पाकिस्तान के माइनिंग के शोबे में तकनीकी महारतों को बढ़ाने और पायदार तरक्की की मुआवनत के लिए 100 पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए मादनियात और माइनिंग में खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। FL स्मिथ के आला सतही वफ्द ने वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुलाकात भी की। और इस दौरान 100 पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए मादनियात और माइनिंग में तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया है। अब इसका मकसद मकामी तकनीकी सलाहियत को मजबूत बनाना है और जिम्मेदाराना वसाइल की तरक्की के लिए मुल्क के विजन की हिमायत करना है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने भी इसको ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया है। पायदार तरीकों के लिए FL स्मिथ के अज़्म की उन्होंने तारीफ भी की है। और ये बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर हुनरमंदी और रोज़गार में इजाफे के ज़रिए सूबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म भी हैं। FL स्मिथ वफ्द ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद भी पेश की है और कंपनी की तकनीकी मदद और सलाहियत साजी की शराकत दारी दोनों के ज़रिए पाकिस्तान की पायदार तरक्की में अपना हिस्सा डालने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। अब जो वफ्द वहाँ पर था, उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो माइनिंग है उसमें कामयाब ऑपरेशंस के लिए तकनीकी तरक्की और हुनरमंदी अफरादी कुव्वत इस वक्त ज़रूरी है। दोनों शोबों में ताउन को फ़रोग देकर FL स्मिथ का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे को बढ़ाने और तवील मुद्दती समाजी और इक़्तिसादी कदर पैदा करने में अहम किरदार अदा करना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ 100 अफराद पर ही ये इक्तफा कर लेना काफ़ी है, या फिर ये 100 अफराद आकर मज़ीद लोगों को ट्रेन कर सकेंगे, मज़ीद नौजवानों को भी इस तरफ लाने की ज़रूरत है। अब इन 100 अफराद के ट्रेन होने का इस वक्त मकसद क्या लिया जाए और किस नौयत की ट्रेनिंग की इनको ज़रूरत होगी, और जब ये वापस आएंगे तो उससे हमारी एक्सप्लोरेशन में, हमारी इंजीनियरिंग के स्किल सेट में कितना फ़र्क पड़ सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशानुल हसन साहब जियोलॉजिस्ट हैं, माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हैं। असगर इकबाल साहब माइनिंग इंजीनियर हैं, माइनिंग के एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो ज़ीशान साहब, ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कई MOUs हमने साइन होते देखे। हमने अमेरिकन डेलीगेशन की बड़ी दिलचस्पी देखी, सऊदी अरब की हमने बड़ी दिलचस्पी देखी। बैरिक गोल्ड ऑलरेडी मौजूद है, रेकोडिक का एक बड़ा मनसूबा अब बाकायदा तौर पर शुरू हुआ चाहता है। तो ये कितनी गेम चेंजर ये कॉन्फ्रेंस थी और इसके क्या क्या फ़वाइद आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं, और ये जो अब डैनिश कंपनी की जानिब से जो ये एक ऑफर सामने आई है, ये कितना फ़र्क ला सकती है हमारे स्किल सेट में? थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है अभी पाकिस्तान के अंदर, बुनियादी तौर पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो मिनरल है, मिनरल जो है वो टेक्निकली काफ़ी कम्प्लेक्स फील्ड है। और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, तीन चार स्टेजेस जो है वो आम लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे एक मिनरल प्रोजेक्ट जो है बनाया जाता है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें मिनरल एक्सप्लोरेशन होती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर जो है डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। उसमें रिमोट सेंसिंग है, उसमें जियो केमिकल स्टडीज़ हैं, जियो फिजिकल स्टडीज़ हैं, फिर ड्रिलिंग है, अर्ली स्टेज एक्सप्लोरेशन है, फिर लेट स्टेज एक्सप्लोरेशन है। लेट स्टेज के अंदर जो है वो फिजिबिलिटीज़ बनाई जाती हैं। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको दे रहा हूँ। इसको इन डेप्थ जाके देखेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी आपको। तो ये पाकिस्तान में लास्ट ईयर भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो नेचुरल रिसोर्स इंडस्ट्री है, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली मिनरल सेक्टर के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का फोकस नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई है इस्लामाबाद के अंदर। और
इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं जो, अच्छा इसको भी एक और थोड़ा सा डिवाइड अगर कर लें समझने के लिए जी, तो आपकी दो तरह की कंपनीज होती है मिनरल के अंदर जो है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, और दूसरी जो है दूसरे जो है आपके इन्वेस्टर्स हैं। इसको भी थोड़ा सा प्लीज आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी दिलचस्पी ली है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और यहाँ पर जिस तरह सीक्वेंट एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो वहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर नजर आए वो। और इसी तरह आपने फिर सेकंड क्वेश्चन किया था ज़ीशान साहब, थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दीजिएगा, जो एक्चुअल जो माइनिंग है या एक्सप्लोरेशन है वो ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज ही कर रही होती हैं? जी, जो एक्सप्लोरेशन है ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज ही कर रही होती हैं। जो एक्सप्लोरेशन की जो स्टेजेस हैं, रिमोट सेंसिंग है, जियोफिजिक्स है, ये सारी जो एक्सप्लोरेशन जितनी भी होती है ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज जो है ये कर रही होती हैं। जी सर, ठीक है। जो तो अपना आप नुक्ता मुकम्मल कर लीजिएगा, जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और इन्वेस्टर्स पर आप ज़रा थोड़ी बात कर रहे थे, फिर मैं असगर साहब की तरफ जाता हूँ ज़रा। जी जी, तो सिर्फ उसमें यहाँ पर जो जो मेरा नुक्ता ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑयल एंड गैस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया डे वन से, बट मिनरल सेक्टर के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो ये पिछले साल भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और ये दूसरी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज, बाहर की कंपनीज और हमारी अपनी पाकिस्तान की कंपनीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपस में यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है टेक्निकल कोलैबोरेशन नज़र आई हमें। टेक्निकल कोलैबोरेशन मीन्स कि एक नॉलेज का एक्सचेंज हुआ। जो मुख्तलिफ माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, रिनाउंड माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल रिनाउंड माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके बीच में नॉलेज का एक्सचेंज हुआ। MOUs भी हुए, डिफरेंट MOUs भी हुए। और इसी तरह आपका दूसरा जो क्वेश्चन था जो FLS का है, मैंने पर्सनली ये एक बड़ा अच्छा माइनिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए जो माइनिंग प्रोफेशनल्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक इन्होंने कोर्स ऑफर किया है पाकिस्तान में, FLS ने, जो डेनमार्क की कंपनी है। तो आई वाज रीडिंग समवेयर कि मोर देन 100 जो माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको वो ट्रेन करेंगे, या 100 है या मोर देन 100 जो है वो माइनिंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे। तो ये बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का एक प्रोफेशनल कोर्स है। अच्छा। उनके यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसे ब्रैडशॉ कहते हैं। ब्रैडशॉ माइंस एंड मिनरल का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का जी। और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो आपको कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन या पर्सनल जो है फिजिकली वो आपको जो है वो ट्रेन करते हैं। ठीक है। उसमें जी उसमें फाइनेंशियल, क्योंकि मिनरल जो है, कोई भी मिनरल प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको डिफरेंट तरह की एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। उसमें ये जो ब्रैडशॉ का जो ये कोर्स है, इसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट है, उसमें पाकिस्तान के ये जो 100 इंजीनियर्स हैं या माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो इस कोर्स के अंदर उनकी जो है वो कारपोरेट फाइनेंस जो है उनको पढ़ाई जाएगी। अच्छा। एक कोर्स ये होगा, जो जियोलॉजिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है दुनिया में, वो उनको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं, ये इसके ऊपर भी एक कोर्स जो प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर भी है। ठीक है। तो माइनिंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये भी अब स्किलिंग की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। ज़ीशान साहब, ये जरा मैं असगर साहब के सामने भी सवाल रखता हूँ, फिर आपके सामने भी ये सवाल रखूंगा कि अब ये ट्रेनिंग लेने के बाद या कोर्स कर लेने के बाद स्किल सेट में कितना फ़र्क आएगा जो इस वक्त माइनिंग के प्रोफेशनल्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं। असगर साहब, चूँकि आप भी ज़ाहिर इस फील्ड पर बड़ी महारत रखते हैं, तो अब ये किसी बाहर के मुल्क जाना या कोई ऐसा कोर्स करना जो कि बाहर के प्रोफेशनल्स करते हैं, तो इस वक्त स्किल सेट में क्या कोई क्वालिटी में कोई फ़र्क आप देखते हैं हमारे यहाँ जो इस वक्त माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं वो, और इंटरनेशनल लेवल पर जो काम हो रहा है या दुनिया के दीगर बड़े ममालिक जो काम कर रहे हैं, उसमें कोई स्किल सेट में आपको फ़र्क नज़र आता है? थैंक यू सर फॉर हैविंग मी।
जिशान साहब ने तो बड़ी डिटेल में बात की है, उसने तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज ने रजिस्ट्रेशन की थी, 300 प्लस इंटरनेशनल अटेंडीज थे और 5000 प्लस लोकल अटेंडीज थे, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और मुख्तलिफ पैनल डिस्कशन, तकरीबन 8 से 10 पैनल डिस्कशन हुई। ये बेसिकली कंटिन्यूटी थी जो अगस्त 2023 में एक समिट हुआ था, मिनरल समिट कंटेक्ट टू डेवलपमेंट। तो जाहिर है उसके मुकाबले में ये जो फोरम था ये एक स्टेप आगे था। इसकी खास बात ये थी कि इसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो टैलेंट स्किल सेट डेवलपमेंट उस पर भी खास तवज्जो दी गई थी। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान के जितने माइनिंग और जियोलॉजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज की जो कोर्सेज पढ़ाते हैं उन सबको इनवाइट किया गया था, बल्कि उनको फैसिलिटेट भी किया गया था। तो ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन स्किल सेट की कमी है। पाकिस्तान में इस वक्त तो मेरे ख्याल में सिर्फ 3 से 4 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। उसमें एक गोया नॉर्थ वजीरिस्तान का प्रोजेक्ट है, कैंडेक प्रोजेक्ट है, दुदर जेटिंग प्रोजेक्ट है जो चाइना वाले चला रहे हैं। तो इस फोरम पे जो एलेक्सी कोटिलिन है एफिल स्मिथ से, तो उसने एक स्पॉन्सरशिप ऐलान किया ब्रिम इंस्टीट्यूट के थ्रू, वो पाकिस्तान के 120 माइनिंग प्रोफेशनल को ट्रेन करेंगे, स्पेशली इन माइक्रो सर्टिफिकेट इन इकोनॉमिक लीडरशिप एंड माइनिंग। ऑन फील्ड जो एक्सपर्टीज दरकार हैं वो भी इसके जरिए कवर करने की या इनको सिखाने की कोशिश की जाएगी। एक्सप्लोरेशन की एक्सपर्टीज भी हासिल कर सकेंगे, यानी फिर बेहतर एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में हो सकती है, क्योंकि अभी तो जो असल फोकस है वो अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स पर ही है ना, कि ज़मीन का जो इस वक्त एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, अनएक्सप्लोर्ड मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको जल्द से जल्द एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल, और डेफिनेटली उस पे तो जाहिर है एक बहुत बड़ा बेनिफिट और एज मिलेगा हमें। और किसी भी प्रोस्पेक्ट को हम जब इवेलुएट करते हैं तो स्किल सेट के अलावा उसकी जो इकोनॉमिक एनालिसिस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पॉन्सरशिप है एफिल स्मिथ के थ्रू ब्रिमो, ये बेसिकली फोकस कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। स्किल सेट इकोनॉमिक्स भी एक फैक्टर है और स्किल सेट जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ज्यादातर फोकस इस ट्रेनिंग का जो है ना वो इकोनॉमिक्स पे है। और इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो है ना टेक्निकल ट्रेनिंग पे भी ये फोकस करेंगे। 120% जब ये ट्रेन हो जाएंगे इस फील्ड में तो उसका फायदा हमें ये होगा कि ये मजीद हमारे लिए डोर्स ओपन करेगा पाकिस्तान लेवल पर, वो फर्दर जो है ना माइनिंग प्रोफेशन को ट्रेन कर सकेंगे। तो ये एक ट्रांजिशन है, अभी हम ट्रांजिशन स्टेज पे है और इंशाल्लाह इस स्पॉन्सरशिप से और इस इन स्कॉलरशिप से इन ट्रेनिंग से हम बेहतर रिजल्ट हासिल कर लेंगे फ्यूचर में। ठीक है, और माइनिंग ठीक है सर जी। तो अब ज़ीशान साहब ये बताएगा कि अब ये 2023 में एक कॉन्फ्रेंस हुई और 2025 में अब हमने ये कॉन्फ्रेंस होते देखी। इन 2 सालों में SIFC की भी फॉर्मेशन हुई, उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाए और मुस्तकबिल में एक माशी गेम चेंजर प्रोजेक्ट के तौर पर और सेक्टर के तौर पर इसको देखा जाए। अब जब अगले 2 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस दोबारा पाकिस्तान में होती है तो क्या टारगेट्स हमें जो हमने अभी सेट किए हैं उन तक पहुँचने का क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या तरीक़ेकार होगा, और 2027 में जब ये कॉन्फ्रेंस दोबारा होगी तो उस वक्त आप क्या मंजरनामा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी ज़ीशान साहब, आपको आवाज आ रही है? सर मैं सुन नहीं सका आपका। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले 2 साल में जो हमने 2023 से 25 तक का सफर किया है, बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त हमारा इस मिनरल इंडस्ट्री पर है, बहुत सारे MOUs भी साइन हो गए। अब जब ये नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी 2 साल के बाद तो उस वक्त तक हमें कौन कौन से टारगेट्स हासिल कर लेने चाहिए? जी 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 सर, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी वजह से अब पाकिस्तान एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया है ग्लोबल जो मिनरल सेक्टर है। जिस तरह इस कॉन्फ्रेंस की वजह से या जो एटमॉस्फेयर अभी है पाकिस्तान में, तो उसमें FLS जो है आपके पाकिस्तान के 100 माइनिंग प्रोफेशनल्स को ब्रैडशाह रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मिनरल्स एंड माइनिंग जैसा एक ग्लोबल प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ, तो 2027 या ऑनवर्ड अगर देखें तो हमारी जो माइनिंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक्सपर्टाइज बहुत
बढ़ जाएंगी, हमारी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट में किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट का जो बैकबोन है वो माइनिंग इंजीनियर्स हैं और जियोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्निकल पर्सनल्स हैं। और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो 2027 में या 28 में या 2 साल या 4 साल या 6 साल के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे हट के जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप चीज़ों को अच्छी तरह मार्केट करते हैं, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने अपने जो अर्ली स्टेज एक्सप्लोरेशन हुई है या जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, उसको जो है आप जब पोर्ट्रे करते हैं, मार्केट करते हैं थ्रू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आपके जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली वो दिलचस्पी लेंगे आपके मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान में आल्दो के एक्सप्लोरेशन का एक बड़ा चैलेंज है, हमारे पास प्रूवन रिजर्व्स नहीं है। और बड़ा केयरफुली मैं यहाँ पर बड़ी एहतियात के साथ बात करूँगा। प्रूवन रिजर्व जो हैं वो उसका ना होने की वजह से जो है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ा चैलेंज है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्ली स्टेज यानी एक कुछ बेसिक डेटा है हमारे पास जो इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी है कि इन्वेस्टर्स को ये चीज़ समझ आती है, इन्वेस्टर ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि पाकिस्तान के पास जो है वो मिनरल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान हैज़ प्रोलिफिक पोटेंशियल फॉर मिनरल्स। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस इस तरह की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो अभी जो एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान के अंदर, ये डेफिनेटली 2-3 साल बाद या 4 साल बाद इसका पाकिस्तान के जो मिनरल सेक्टर है इसको फायदा होगा। सही, यानी अब जीशान साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और इसके लॉन्ग टर्म फवाइद होंगे। कोई शॉर्ट टर्म गोल्स इसके हैं, पहले इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर असगर साहब का भी इस पर एक ब्रीफ कमेंट मैं लेता हूं कि कोई शॉर्ट टर्म फवाइद भी इससे हमें हो सकते हैं जो कि जिसके रिजल्ट्स फौरी तौर पर सामने आना शुरू हो जाएं। सर ये टेक्निकली काफ़ी कम्प्लेक्स एक सब्जेक्ट है। मैं तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है एज जियोलॉजिस्ट मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपकी आम लोगों को समझाने के लिए मैं ये बात करूँगा कि आपके जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं मादनियात के, वो बेसिकली अगर उन्हें क्लासिफाई करें तो सरफेस डिपॉजिट्स हैं जो बिल्कुल सरफेस ग्राउंड के ऊपर हैं या नियर सरफेस है, और दूसरे सब सरफेस है यानी ज़मीन के नीचे हैं। कोई 150 मीटर है, कोई 200 मीटर है, कोई 300 मीटर है, कोई 400 मीटर है। तो आपके जो लो हैंगिंग फ्रूट है या जो एक्सप्लोरेशन टारगेट्स जो शैलो हैं या सरफेस के ऊपर हैं, उस पे आपका एक्सप्लोरेशन करने में यानी उनको एक्सप्लोर करने, उनकी फिजिबिलिटी बनाने में आपको टाइमलाइन कम दरकार है, मतलब कम टाइमलाइन में कर सकते हैं आप। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं समझाने के लिए तो 2-4 साल में, 1.5-2 साल में भी जो सरफेस डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर जो एक्सप्लोरेशन हो सकती है। बट जो सब सरफेस डिपॉजिट्स हैं जो ज़मीन के नीचे हैं, उनके लिए तो आपको प्रॉपर ये सारी रिमोट सेंसिंग, जियो कैम, जियो फिजिकल सर्वेज, डिटेल जो स्काउट ड्रिलिंग है, एडवांस ड्रिलिंग है, ये सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्टर है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो है इसमें जो अपना पैसा लगाने के लिए कभी भी रेडी नहीं होगा जब तक आप उसे ऑथेंटिक एक्सप्लोरेशन डेटा नहीं देते। सही। तो जो सब सरफेस जो टारगेट्स हैं, एक्सप्लोरेशन टारगेट्स हैं जो जमीन के नीचे हैं, तो वो तो टाइम ज्यादा लेंगे टेक्निकली, साइंटिफिकली। जो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट्स हैं, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या है, वो कितने, उनकी वर्थ क्या है, उनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो असगर साहब इस पर आप भी जरा कमेंट कर दीजिएगा कि अभी एमओयूज हमने देखा कई ममालिक के डेलीगेशंस के साथ ये साइन हो चुके हैं, तो अब ये एमओयूज से ऑन ग्राउंड काम शुरू होने तक का जो मरहला है वो कितने अरसे में तय होना है? सर ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और होपफुली एमओयूज के बाद जो है ना ये अगर मटेरियलाइज होता है तो इसमें कुछ मंथ ही लगते हैं, कुछ मंथ में ये जो ना मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। अब जिस तरह जिशान साहब ने बताया कि माइनिंग के रिजल्ट जो है ना ये काफी टाइम बाद आते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म वो है, लॉन्ग टर्म वो प्रोजेक्ट होते हैं। इसका जो शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है इन जिस तरह आपने सवाल किया, वो है फॉरेन एफडीआई इन एक्सप्लोरेशन,
यानी जो एक्सप्लोरेशन के लिए जो FDI आएगी वो हमारे शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स होंगे। दूसरा, इसके साथ जो ट्रस्ट ऑफ वर्ल्ड इन पाकिस्तान मिनरल पोटेंशियल, और ये एक जो है ना बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशानुल हसन साहब, जियोलॉजिस्ट, माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। असगर इकबाल साहब, माइनिंग इंजीनियर हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अमरीकी सदर ने पाकिस्तान समेत अमरीका पर जवाबी टैक्स आयद ना करने वाले बेशतर ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि चाइना पर जवाबी टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हम चाइना समेत दुनिया के तमाम ममालिक से बातचीत और डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाइना अब तक मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर नहीं आता। अमरीकी वजीर खजाना की जानिब से कहा गया कि 92 दिन की मोहलत सिर्फ जवाबी टैरिफ पर है, जबकि 10% बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा जो तमाम ममालिक पर लागू होगा। ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी हुई है। तेल की कीमतों में 3.7% कमी के बाद एक बार फिर 5% का इजाफा सामने आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में $63.40 फी बैरल तक हो गई है। कुदरती गैस की कीमत में 10% का इजाफा हुआ। अमरीकी स्टॉक डाउ जोन्स की कदर में 7.9%, S&P की कदर में 9.5% और नस्दक की कदर में 12.2% का इजाफा हुआ है। सोने की कीमत इस वक्त 3.74% इजाफे के बाद फी ऑन्स जो कीमत है वो $3,101 फी ऑन्स हो गई है। डॉलर के मुकाबले में चीनी करेंसी युआन की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई है, जबकि चाइना ने अमेरिका से दरामद होने वाली तमाम मसनूआत पर टैक्स बढ़ाकर 84% कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर आयद 25% ड्यूटी वापस लेने का फैसला वापस ले लिया है। इससे कबल 27 रुकनी ब्लॉक ने सोयाबीन, मोटरसाइकिल और ब्यूटी प्रोडक्ट समेत 20 अरब यूरो से जायद मालियत की अमरीकी मसनूआत को निशाना बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ कितना रह जाएगा और पाकिस्तान के पास क्या मार्जिन बाकी दरकार है, बहुत तेज़ी के साथ हुकूमत ने इसमें कोशिशें की थी और इजलास हुए थे और ये तय हुआ था कि कुछ तजावीज़ के साथ अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी और अपने साइड से भी टैरिफ को कम किया जाएगा ताकि जवाबी टैरिफ में भी कुछ कमी हासिल की जा सके। अब आने वाले दिनों में सूरत हाल जैसे जैसे वाज़ेह होती जाएगी, इस पर आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी सतह पर बिटकॉइन माइनिंग एक इंतहाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिटकॉइन माइनिंग का मनफी पहलू यह है कि उसे बनाते हुए कसीर बिजली खर्च होती है जो कुदरती माहौल को भी फिर नुकसान पहुंचाती है। अंदाजे से पता चलता है कि सालाना 130 टेरावाट घंटे से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, जो कि अर्जेंटाइन या नीदरलैंड जैसे ममालिक की पूरी बिजली की कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। इस बड़ी तलब की वजह से मुतादिद ममालिक ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए मखसूस बिजली के टैरिफ मुतारिफ कराए या क्रैकडाउन किया। जैसे चाइना ने माहौलियाती खदशात और बिजली की कमी पर 2021 में माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी थी। ईरान माइनिंग के लिए सब्सिडी वाली बिजली पेश करता है, लेकिन पीक आवर्स के दौरान अक्सर ऑपरेशन बंद कर देता है। फिर साल 2024 में अक्टूबर और नवंबर में भी तेहरान और दीगर सूबों को कई हफ्तों तक बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा था। कजाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर क्रिप्टो माइनिंग को अपनाया, लेकिन बाद में तवानाई की बढ़ती किल्लत से बिजली के ज्यादा टैरिफ और टैक्स लगा दिए। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला पहला मुल्क एल सल्वाडोर बिटकॉइन माइनिंग के लिए आतिशफिशां से कम लागत वाली जियोथर्मल तवानाई फराहम करता है। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर के चैलेंजेस में बिजली टैरिफ और इजाफी पैदावारी सलाहियत हैं, और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अपनी इजाफी बिजली का कुछ हिस्सा बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स को देने का इरादा रखता है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब के मुताबिक माइनिंग के मरकज के मकाम का तयन मखसूस इलाकों में इजाफी बिजली की दस्तियाबी की बुनियाद पर किया जाएगा। उन्होंने कई माइनिंग फर्म्स के साथ बातचीत की है। फिनटेक और फ्रीलांस इकोनॉमी में जिद्दत और तरक्की को फरोग देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस या जांच के लिए महफूज माहौल जरूरी है। ब्लॉकचेन और AI में पाकिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाने से रोजगार की तख्लीक और मईशत को फरोग मिल सकता है। डिजिटल सर्विसेज के जरिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है और मुल्क को आलमी सतह पर उभरते हुए टेक टैलेंट के मरकज के तौर पर पोजीशन में लाया जा सकता है। इस वक्त बिटकॉइन माइनर्स अपनी आमदनी का 60 से 70% बिजली के अखराजात पर खर्च करते हैं। ये इजाफी बिजली के साथ पाकिस्तान को एक पुरकशिश पोजीशन में रखता है, लेकिन बिजली की मुस्तहकम फराहमी पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। अब जब क्रिप्टो
क्रिप्टो काउंसिल फॉर्म हो चुकी है, इसको बाकायदा तौर पर बनाया जा सकता है और इस संजीदगी के साथ इस वक्त गवर्नमेंट ले रही है, तो किस तरह के अब इकदाम उठाने चाहिए और बिजली का एफिशिएंट यूज़ कैसे हो सकता है और इस माइनिंग से पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद हारून साहब क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन एडवाइज़र और एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो फॉर्मेशन हुई है क्रिप्टो काउंसिल की, इस पर आपके रिमार्क जानना चाहेंगे कि ये चूँकि हमारे मुल्क में कोई 2-2.5 करोड़ के करीब बिटकॉइन के यूज़र्स हैं जो कि ये माइनिंग करते हैं, इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट था कि इस तरह की कोई काउंसिल बने और गवर्नमेंट भी इसको संजीदगी के साथ ले? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी डिस्कस किया था वो यही था कि जो बिटकॉइन की नेटवर्क के ऊपर जो बिजली कंज्यूम हो रही है पूरे साल की, वो 130 टेरावाट से भी ज़्यादा हो रही है। और मज़े की बात ये कि जो पाकिस्तान की खपत है इस वक्त वो तकरीबन कोई 90 टेरावाट से ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरा एक पाकिस्तान भी जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग एक साल तक उसको नहीं कर सकता पूरी। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो IPP से जो हम बिजली ले रहे हैं, क्या हमारे पास कोई इजाफी बिजली ऐसी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकें? तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि तकरीबन कोई पूरे साल में 1,64,000 बिटकॉइन माइन किए जाते हैं। यानी कि आजकल के हवाले से, यानी कि एक ब्लॉक के ऊपर जो रिवॉर्ड मिलता है 3.125 का, उसके हवाले से अगर आप साल भर देखें तो 1,64,000 है। पाकिस्तान अगर इसके अंदर 5 टेरावाट के हिसाब से, तो पाकिस्तान के पास 4,900 बिटकॉइन आ सकते हैं। अभी 4,900 बिटकॉइन आ तो जाएंगे, लेकिन क्या वो बिजली का खर्च उसी बिटकॉइन से निकालेगा या अपनी कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएगा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के, वो अपनी बिजली के जो खर्चे हैं उसको तो वो अपने एक्सपेंस में डाल दे, लेकिन उसको फिर 3-4 साल बाद उसको जाके सेल ऑफ करने की कोशिश करे। अदरवाइज नॉर्मली होता ही है कि 60-70% तो खाली बिजली के खर्चे में निकल जाती है। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपका जो है वो मशीनों की कॉस्ट है, जगह कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत अच्छा इसका चांस है कि वो बिटकॉइन की माइनिंग की तरफ आ सकता है और उसको आना भी चाहिए। और अगर इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट IPPs वगैरह मिलकर अगर इस तरफ काम करें या कोई ऐसा लाहेमल इख्तियार करें जिसमें आप सोलर पावर, सोलर एनर्जी को यूज करते हुए आप 5-6% की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें आप अपने आप को लेकर आए। तो हारून साहब, ये जो अभी एडिशनल बिजली इस वक्त हमारे पास जो कि अनयूज़ है, वो जो 20-22 या 24,000 मेगावाट की सूरत में, तो इस अनयूज़ बिजली को अगर हम यूटिलाइज़ करें सिर्फ इस बिजली को, तो उससे फिर कितने बिटकॉइंस हम हासिल कर सकते हैं एनुअल या मंथली, जो एक रफ एस्टिमेट आप दे सकें? नहीं, देखिए, आपको तो बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो पूरे 24 घंटे पूरे साल चलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें होता है कि जो माइनर्स होते हैं जो पजल सॉल्व करते हैं, जो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं, उसको वैलिडेट करके एक ब्लॉक के अंदर रखते हैं और उसको फिर जीतना जो है वो मतलब उसको मुमकिन बनाता है। तो सारे माइनर्स तो नहीं जीतता। अब जैसे फाउंड्री यूएस है जिसकी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसके अलावा C2 पूल है, इसके अलावा फ्लैश पूल है, P2P पूल है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े माइनिंग फार्म हाउसेस बने हुए जो इसकी तगोदोद में लगे हुए कि जी वो ब्लॉक को माइन करें और फिर उनको रिवॉर्ड मिल जाए। तो जरूरी है कि इसको पूरे साल के ऊपर करें, एक साल तक बिजली हमें मिल जाए और बिजली की जो मिकदार है वो तकरीबन कोई 5-6 टेरावाट हो कम अज कम भी, तब जाके हम इस काबिल होंगे कि हम उसका 5-6% जो है उसमें से हम 1,64,000 बिटकॉइन में से हम हासिल कर सकते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं मेगावाट की, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि वो जो मेगावाट आप बात कर रहे हैं क्या वो पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूरी साल की बात करूंगा कि आप अपने एक साल का प्लान करें कम अज कम, क्या आप उसको माइनिंग कर रहे हो, फिर देखें कि आप पाकिस्तान उसमें कितना रिवॉर्ड ले सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मज़ीद हमें एनहेंस करना होगा, हमें कुछ रीन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ जाना होगा अगर हमें इस बिटकॉइन से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसकी हमें चाहिए, अगर पूरा हमें फ़ायदा उठाना है तो। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने आपसे कहा था कि हमें इसके अलावा सोलर पे जाना पड़ेगा और इसके अलावा अगर कोई और हमारे पास अगर वो सहूलत हमें हो ताकि हमें बिजली हमें उस हिसाब से मिले कि हम उस माइनिंग में हम हिस्सा ले सकें। अदरवाइज तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। ये बहुत सारे जो कंपनीज है वो आती हैं और उसमें फिर आके वो काम नहीं कर पाती है, ना उनकी बिजली की खपत वो पूरी हो पाती है। जैसे चाइना में बहुत ज़्यादातर आपको पता है वहाँ पे ऐसे माइनिंग पूल बने हुए थे जिनको बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ की जो बिजली थी वो ऑलरेडी कंज्यूमर वहाँ का यूज़ करना चाह रहे थे और वो मुतासिर भी हो रहे थे। इसके अलावा थोड़ा सा एनवायरमेंटल का भी इशू आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सोलर की, तो हमें सोलर के ऊपर भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आपको पता है सोलर के ऊपर करके इस हद तक जाएं कि हमें फिर वही 5-6 टेरावाट के पर हम बिजली अपनी हम प्रोड्यूस कर सकें पूरे साल के लिए। तो ये देखना लाजिम है कि सिर्फ जो है वो जो बिजली हम हासिल कर रहे हैं IPP से या डैम से या दूसरी और भी सहूलतें, उनका इस तरह से हमारे पास हिसाब किताब हो कि वो तकरीबन 5 से 8 टेरावाट हम बिजली कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है। और बिजली के अलावा भी कुछ हारून साहब कोई फैसिलिटेशन जो आप एनवायरमेंटल कुछ फैसिलिटेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ज़रा उस पर भी अगर आप रोशनी डालें और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी होगी जिसको जो कि हुकूमत को जिसका इंतजाम करना होगा? देखिए, अगर आप माइनिंग के हवाले से बात करें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि माइनिंग वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और उसके लिए जगह का तो मसला नहीं है गवर्नमेंट के पास।
और फिर ये देखना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो आपका डाउन रहे हमेशा से, यानी कि वो समझ लें कि 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ताकि मशीन अपना जो है मतलब प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें। लेकिन अगर आप इसको ऐसे गर्म इलाके में लेके जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा जो चैलेंज है बिटकॉइन के ऊपर, इसकी जो डिफिकल्टी है, जो माइनिंग जब हम करते हैं उसको, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा हमें हैशिंग पावर चाहिए होती है। मशीनों का जो टेम्परेचर है, यानी कि उस एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर, वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से ये करना ही होता है कि फिर आपको वहाँ पे ऐसी वेंटिलेशन लानी पड़ती है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि ऐसे सर्द एरिया, ऐसे इलाके जहाँ पे हर साल जो है वो मौसम टेम्परेचर जो आपका 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से एरिया हैं जहाँ पर आसानी हो, और फिर वहाँ पर ये कि फिर आपको 24 घंटे भी बिजली की फरावानी हो। लेकिन अगर बिजली की फरावानी नहीं हो पा रही होती है, तो फिर वो मुसलसल अगर आप वहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो फिर चांसेस ऑफ विनिंग जो है वो कम हो जाते हैं। इस तरह फिर जो एक हमारा पूरा करेंगे कि 4,900 बिटकॉइन मिल जाए पूरे साल के, तो वो शायद फिर हमें 4,900 ना मिले फिर हमारी, लेकिन एफर्ट्स तो हमारे जाया हो रहे होंगे, कैपिटल हमारा लग रहा होगा उसके ऊपर, मशीनों की कॉस्ट अपनी अलग जगह होगी। ये सारे हमें फैक्टर जो ये देखने पड़ेंगे। और हम सब जो रिक्वायर्ड मशीन हैं या इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी वो किस लेवल की पाकिस्तान में मौजूद हैं, और फिर वो कितनी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और कहाँ से वो हम इंपोर्ट कर सकते होंगे? देखिए, इनकी जो कॉस्ट आती है वो $2,500 से लेके $12,000 तक की आती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप, जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ जगहों पे, वहाँ पे तो 10-10 लाख मशीनों का भी जो है वो एक फार्म हाउस है, मतलब माइनिंग पूरे फार्म हाउस बनाया गया है, जहाँ पर तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से ज्यादा होती है। जैसे फाउंड्री यूएसए की बात करूँ, वहाँ पे तकरीबन कोई 15 से 20 लाख मशीनें रखी गई हैं, तब जाके उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, जो उनके पूरे दिन का जो तनासुब है, वो तकरीबन 32% है। और वो फाउंड्री यूएसए जो टेक्सास में है, तो आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है माइनिंग के हवाले से, और ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी अमेरिका ही कर रहा है बिटकॉइन की माइनिंग में, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके, वो गवर्नमेंट के पास आ सकें या उस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के पास। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए। ये एक स्टैंडर्ड जो फार्म हाउस होगा, उसमें कितनी मशीन्स की, कितने यूनिट्स की जरूरत होगी, और उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आ सकेगी, और फिर कितने ऐसे फार्म हाउसेस की इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी या गुंजाइश पाकिस्तान के पास मौजूद है? देखिए, नॉर्मली होता है कि ये आप साइज लगा लें कि वो, मैं जिस फाउंड्री यूएसए की बात कर रहा हूँ, वो इतनी बड़ी उसका हुजूम है, उतना बड़ा साइज है उस वाले एरिया का, कि वो हमारे जो, जैसे इंडस मोटर हमारे पास है, जो हमारे पास जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग, वो 2 से 3 साइजेस के बराबर है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी इसमें जगह चाहिए आपको। जगह का तो हमें शायद इशू नहीं आएगा, लेकिन इशू वो आएगा कि आप मशीनें कितनी आप रखना चाहेंगे, क्योंकि एक मशीन मैंने आपको बताया था $2,500 से $12,000 तक की मशीन आती है डिफरेंट स्पेक्स के साथ। नॉर्मली अगर हम मशीन की बात करें, जैसे एसिक माइनर है, एंड माइनर जो हमारा सबसे बड़ा इसको प्रोड्यूसर है चाइना में, वही मशीन हमें देता है, और वो मशीनें भी फौरन मिल नहीं पाती क्योंकि डिमांड ज्यादा है। जैसे जैसे उसकी डिफिकल्टी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे जो है माइनिंग मशीन की भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है मार्केट में। तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि बजट कितना एलोकेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से $4-5 मिलियन तो कहीं नहीं गया मशीनों की खाली जो है वो उसमें खरीदो फरोख्त में, जो मतलब जो खरीदने पड़ेगी मशीनें, तकरीबन कोई $4 से $5 मिलियन तो इसमें खर्चा आएगा। बाकी ज़मीन का अपना है और बाकी रिसोर्सेज हैं, फिर आपको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे यहाँ पे जो पूरा इसका एक डेटा सेंटर मेंटेन कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर हम सब ये चलें, ये मशीन्स वगैरह, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद जो प्रोफेशनल ऑपरेटर्स चाहिए होंगे या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, वो इस वक्त पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? एक मशीन को एक एक्सपर्ट ऑपरेट करेगा या मल्टीपल मशीन्स को एक ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता है? जो है यहाँ पर जो है इस तरह के कोई एक्सपर्टीज मौजूद है, ये तो फिर आपको बाहर से ही जो है वो रिसोर्स देने पड़ेंगे, उन्हीं की खिदमत हासिल करनी पड़ेंगी। तो ये कहना कि पाकिस्तान में अगर हो भी रही, पाकिस्तान में माइनिंग तो बहुत ही कम लेवल पर हो रही है, कम दर्जे पर हो रही है, और फिर बिटकॉइन की नहीं हो रही है, वो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की हो रही है, लेकिन उसका बेनिफिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन की तरफ ही पाकिस्तान का रुझान होना चाहिए, और उसी के एक्सपर्ट जो है वो बाहर से बुलाने चाहिए। सही। अच्छा, अब ये जो पेमेंट गेटवेज के इशूज़ हैं, और ये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, और जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या बहुत सारे जो इस पर पहले से काम कर रहे हैं इस तरह की माइनिंग का, तो अब उनके ये इश्यूज सॉर्ट आउट किस तरह से होंगे जब तक ये गेटवे के मसाइल हल नहीं होंगे, या ये पैरेलल इसके साथ साथ ये करना पड़ेगा हुकूमत को? ये भी देखिए, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। पहले तो ये कि आप इसको रिकग्नाइज करेंगे, और यहाँ पे जब आपके पास खुद बिटकॉइन आएंगे तो उसके पास ये देखना पड़ेगा वो बिटकॉइन का कस्टोडियन कौन होगा, गवर्नमेंट होगी, स्टेट बैंक होगा, SEC होगी, कौन इसको लुक आफ्टर करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये तो खैर प्राइमरी, ये तो खैर सेकेंडरी चीज़ है कि इसके साथ आप जो गेटवे से लेकर आएंगे वो किस तरह से लेके चलेंगे। इसके बाद जो बात की जा रही है आजकल, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है कि उसको अगर आप लेकर आते हैं इस वाले सिस्टम के अंदर, इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी भी साथ साथ आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एक जाइंट एक
एक आपको एक समझने के एक एडवांटेज मिलेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी अवाम को। और तो ये जो आपका सवाल है मेरे ख्याल से ये सेकेंडरी है, प्राइमरी तो नहीं है। प्राइमरी तो ये है कि पहले आप पॉलिसीज और इस तरह की सहूलतें आप लेकर आए कि पाकिस्तान खुद माइनिंग की तरफ जाए, और एक अरसे बाद हम बात करें 5 साल 10 साल बाद, तो पाकिस्तान के पास अपने भी क्रिप्टो रिजर्व होने चाहिए और हम माइनिंग से होने चाहिए। ये कितना प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है, नहीं इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से इस पर लगाई जाएगी उसका कितना मल्टीपल होकर इसका प्रॉफिट सामने आएगा, क्योंकि बिटकॉइन की भी जो वैल्यू है वो मुस्तकिल उसको अप एंड डाउन होता देखते रहते हैं। देखिए फिर तो ये लंबे अरसे की बात की जाएगी कि अगर आप इसको 2050 तक का में आप अपना एक प्लान कर लें या 2035 तक का प्लान कर लें, 2035 भी कर लें 10 साल, तो यू विल सी द प्राइस ऑफ द डिफरेंस विल, जाहिर सी बात है उसकी प्राइस तो जानी ऊपर, क्योंकि स्कैरसिटी है। 19.9 मिलियन बिटकॉइन अब तक माइन हो चुके हैं टोटल आउट ऑफ 21 मिलियन। तो जो जंग चलेगी वो आइंदा इन्हीं 1.1 मिलियन बिटकॉइन पे चलेगी कि कौन माइन करके अपने पास हासिल करना चाहेगा। बिल्कुल ऐसी जैसे गोल्ड के ज़खायर हैं, जिस तरह गोल्ड के रिजर्व हैं, इस तरह के क्रिप्टो रिजर्व में बिटकॉइन जो है उसकी एक अहमियत है। और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को इसमें इस दफ़ा जो है कोई इसमें कोई देर या वो करनी चाहिए, दिलचस्पी का इज़हार करना चाहिए और ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि अगर हर साल भी अगर 4 से 5 हज़ार बिटकॉइन अपने पास रख सके माइन, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आइंदा 10 सालों में वो 40 से 50 हज़ार बिटकॉइन अपने पास रख सकते हैं। अब वो 40-50 हज़ार बिटकॉइन को अगर आप उसकी कीमत से मल्टीप्लाई करें कि बिल पर अगर वो चली जाती है $5 लाख पे, तो एक कितना बड़ा एक आपके पास एक रिजर्व आ जाएगा कि आप ये तमाम कर्जों से, तमाम मुश्किलात से, तमाम जो आपके जो डेफिसिट है आप उससे दूर हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका का या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का भी यही प्लान है और आने वाले दिनों में आपको बहुत हलचल नजर आएगी क्रिप्टो करेंसी में, खासतौर पर बिटकॉइन में। और हम सब एक आखिरी सवाल कि अगर इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पर यानी थोड़ी माइनिंग करके इसको सेल आउट किया जाता रहे, या फिर ये जिस तरह आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि इसको रिजर्व्स की सूरत में अपने पास रखा जाए, तो ये बेहतर स्ट्रेटेजी दोनों में से क्या हो सकती है आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक? देखें, बेचने का तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको कम से कम 3 साल तक बेचनी चाहिए। और जब आप देखें कि आप अपने पास जब आपने जिस पे माइन किया जो प्राइस है उस प्राइस से अगर आप उससे ऊपर चले जाते हैं 30-50%, तब आप जाकर उसमें से कुछ हिस्सा अपना सेल आउट करके अपना एक्सपेंस निकालें। अदरवाइज अगर आप उसको सेल आउट ही करते रहेंगे तो आखिर में एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं हासिल होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके पूरे बिटकॉइन को खर्चा जो आएगा वो आपका 60 से 70% आएगा। तो 30% की जो आपकी बचत है वही आपको आगे लेके काम आएगी। और फिर प्राइस में जैसे जैसे तब्दीली आएगी, ऊपर जाएगी प्राइस उसकी, ये आपके पास एक बहुत ह्यूज डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और उसका जो रिटर्न है। तो मेरा नहीं ख्याल है इसको शॉर्ट टर्म पे बेचने चाहिए, इसको होल्ड करने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। और अपना 2035 तक का प्लान करें कि पाकिस्तान के पास कम से कम भी 25,000 20,000 जो है वो बिटकॉइन होने चाहिए। और उसके बाद अगर उसके बाद एक्स्ट्रा बच जाए या वो ऊपर हो जाए तो उसको जाके सेल आउट करके जो अपने पिछले के अखराजात हैं सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब, क्रिप्टो करेंसी एंड एडवाइजर एंड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।